जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। हर बार की तरह आज हम फिर हाजिर हैं उन इवेंट्स के साथ में जहां से आगामी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। चलिए आज बात करते हैं 8 अक्टूबर 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का जो पहला बड़ा खबर हम लोगों ने निकाला है वो पीआईबी से लिया, जहां पीआईबी पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनॉग्रेट करने वाले हैं द 9th एडिशन ऑफ इंडियाज मोबाइल कांग्रेस। ठीक, भारत सरकार द्वारा धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी हो या फिर कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए लगातार कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो आपका मोबाइल कांग्रेस है ये भी उसी का हिस्सा है। जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 होने वाला है, ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी इवेंट है जो 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए थोड़ा सा इस खबर के अंदर और जाकर देखते हैं और थोड़ा सा गोता लगाते हैं और एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर न्यूज का। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 मतलब आज नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। यह एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम और मीडिया टेक्नोलॉजिकल इवेंट है जो कहां होगा, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। ये नाम भी आप याद रखिएगा, इसका लोकेशन भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने एक सवाल रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में देखा है जहां यह पूछा गया कि यशोभूमि कहां स्थित है। सो उस आधार पर यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। यह आयोजन दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष का जो थीम है वो थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, यानी परिवर्तन के लिए नवाचार। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये महत्वपूर्ण चीजें होती है जहां से सवाल हम जनरली देखते हैं। महत्व भारत के लिए क्या है, तो भारत 6G हो गया, क्वांटम तकनीक में वैश्विक नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह इवेंट भारत की टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी और डिजिटल इकोनॉमी को नई गति देने वाला है। स्टार्टअप्स, MSMEs के लिए नया इनोवेशन प्रदर्शित करने और निवेश आकर्षित करने का यह अवसर है। साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन और टेक्नोलॉजी सुरक्षा ढांचे को सशक्त करने पर बल इसमें हम देने वाले हैं। यहाँ पर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे अलग अलग जो देश है वो भी पार्टिसिपेट करने वाले। हर देश में अलग अलग विश्व के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ सहभागिता निभाने वाले, जो भारत के लिए एक अलग टेक्नोलॉजिकल अवसर के रूप में जाना जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, IMC 2025 की थीम क्या है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजित किनके द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंटिन्यूटी के साथ देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक ध्येय बना रखा है कि हम मिनिमम टाइम में, मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी आप तक अवेलेबल करवाएं। चाहे तो हम पूरा न्यूज़पेपर आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज आप तक लेकर आ सकते हैं, पर एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं, एक स्टूडेंट के लिए संभव नहीं वो सारी चीजों को याद रखना। इसलिए मेन फोकस किस पे, लिमिटेड कंटेंट पे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगली बड़ी न्यूज जो है वो हमने द हिंदू से निकाली, जिसमें कहा गया देयर इज राइज इन साइबर क्राइम। ठीक है, और लगभग सबसे ज्यादा इन वुमेन्स इन यूपी एंड अदर एरिया। कहां से पता चला, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज है 2023 का रिपोर्ट उन्होंने अब की बार सितंबर में लास्ट ऑफ द मंथ पेश किया है, जो भारत में क्राइम की सिचुएशन को अपडेट करता है। अब यहां से भी बेसिक क्वेश्चन हमने कई एग्जामिनेशन में देखे हैं, तो एक एनालिसिस यहां कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2023 को जारी किया है। प्रशासक संस्था के बारे में बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका स्थापना जो है वो 1986 में किया है। अब की बार की रिपोर्ट 2023 की है, मतलब 2 साल पुरानी है। स्रोत यह है कि सभी राज्य शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश को मिलकर वहां से जो प्रदेश द्वारा पुलिस द्वारा जो आंकड़े भेजे गए, उनको आंकड़ों के आधार पर पूरी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें 2011 की जनगणना पर आधारित 2022 की अनुमानित जनसंख्या जो है उसको माना गया है। कुल अपराध दर जो 422.2 2022 में था, अब वो 448.3 हो गया है प्रति लाख जनसंख्या के ऊपर। हत्या के मामले में
2.8% की कमी आई है, पर सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो साइबर अपराध में देखा गया है। टोटल 86,420 मामले आए हैं, जिसमें 31.2% का एक एक्सपांशन जो है वो हुआ है। वहीं पर मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। बच्चों के खिलाफ मामलों में बढ़ोतरी हम लोगों ने देखी है। अब ये आंकड़े आपको कहां काम में आएंगे? एक तो अगर प्रीलिम्स में कोई सवाल आ गया तो आ गया, अगर नहीं तो मेंस में आपको ये बताने में बहुत काम में आएगा। जब ऐसा कोई सवाल आ जाए, वुमेन्स के ऊपर आ जाए, मोटर व्हीकल एक्ट या साइबर अपराध पर आ जाए, वहां पर आप इनका रेफरेंस अगर डालेंगे गाइस, तो वो चेरी ऑन केक जैसा होगा और एक एडिशनल नंबर आपको एग्जामिनेशन में दिलाए। महिलाओं के खिलाफ मामलों के बारे में बात करें तो एक एडिशनल एक्सपांशन हम लोगों ने क्या है इसमें देखा है। एससीज और एसटीज के मामले भी अभी सबसे अधिक यूपी में है, और अगर एसटी के खिलाफ देखा जाए तो उसमें मणिपुर और मध्य प्रदेश जो है वो भी आगे। धोखाधड़ी के मामलों में 68.9% जो है वो सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग और शोषण वाला जो पार्ट है वो देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा साइबर अपराध कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में शामिल है। और महिलाओं के लिए सेफेस्ट सिटी के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में कोलकाता निकल कर आई। अब इन आंकड़ों के आधार पर अगर कोई सवाल पूछे तो क्या पूछ सकता है? एनसीआरबी की स्थापना कब और किसके अधीन की गई? अगर हम जनरल स्टैटिक में जाएं तो एनसीआरबी क्राइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस अपराध में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आपका कौन सा अपराध है? साइबर रिपोर्ट। ये चीज को आप अनादर लेवल पर अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अलग से भी पढ़ सकते हैं, और कहीं डाउट आपके दिमाग में आए आप कमेंट बॉक्स में या हमारा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से मैं कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसमें हेल्प कर देंगे। आगे बढ़ते अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज जो है वो लद्दाख से आई। सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद लद्दाख फिर न्यूज में है, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो बनाया है एट द हाइट ऑफ 19,400 फीट इन लद्दाख। जो रोड आपका लिकारु मिगला फक जो अलाइनमेंट है उससे डील करने वाला है, और ये नियर अबाउट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया है बीआरओ ने। ठीक है, हिमांक नाम इसे दिया गया है, और ये मिगला जो है उस पास के पास में स्थित है। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये न्यूज बेसिकली और किस तरह से हम समझ सकते हैं, समझिएगा। भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा रोड बनाया है जिसका हाइट 19,400 फीट है। यह सड़क जो है लिकरू और मिगला फुक्शे मार्ग पर स्थित है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के अधीन आता है उसके द्वारा बनाया गया है, और ये प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट हिमांक है, ये याद रखिएगा। इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव जो है वो कर रहे हैं। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के हल्ले क्षेत्र से फुक्चे गांव जो है वहां से जोड़ती है, और यह सड़क उमलिंग ला पास से पिछले रिकॉर्ड जो है उसको क्रॉस कर एक एडिशनल नया रिकॉर्ड जो बनाया है। बीआरओ के बारे में बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 मई 1960 को हुआ। उद्देश्य सीमावर्ती जो सड़कें हैं, पुल अवसंरचना, उनका निर्माण करना है। प्रोजेक्ट हिमांक 1985 में शुरू किया गया था, जो विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र के लिए परियोजना में शामिल है। इसके अलावा और प्रोजेक्ट जो बीआरओ चला रहा है उसमें नाम आता है प्रोजेक्ट डंगटक जो आपका भूटान में चल रहा है, प्रोजेक्ट अरुणांक जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, और प्रोजेक्ट वर्ता जो आपका असम और पूर्वोत्तर भाग जो है वहां चल रहा है। अब यहां से ये चीज हमारे हिसाब से तो बड़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन को लेकर। आपको ये न्यूज कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हाल ही में भारत द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची मोटेबल सड़क किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसकी ऊंचाई कितनी है, किस पास से होकर यह गुजरती है, और बीआरओ से सवाल पूछा जाए तो किस प्रोजेक्ट के अधीन आती है, और कौन से प्रोजेक्ट बीआरओ द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, किसके विभाग के अधीन वो आता है। ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते अगली न्यूज को देखते हैं कि न्यूज जहां से सवाल बनने की संभावना बनती है। वर्तमान में एक न्यूज हमने साउथ से देखा, जहां यह कहा गया कि एक इंजर्ड मखना जो एक एलिफेंट है वो एक नदी है, जिस भवानी नदी, उसके अधीन क्या उसके अंदर वो अपना रेफ्यूज है या वो लेकर बैठा हुआ है। अब यहां से एक नदी न्यूज में आई जिसका नाम है भवानी नदी। अब हमने कई बार एग्जामिनेशन में यह देखा कि ऐसे किसी कारण से अगर कोई नदी या इंसिडेंट प्लेस न्यूज में आता है तो वहां से सवाल पूछे जाता है। तो चलिए भवानी नदी आपके लिए लेकर आए, तो इसको समझिएगा। भवानी नदी का परिचय, यह कावेरी नदी जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों से होकर बहती है,
और तमिलनाडु की दूसरे सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। यह एक पेरिनीलियल सदानीर रिवर है, मतलब पूरे साल जल प्रवाह इसमें होता है और इसका उद्गम जो है नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिम घाट नीलगिरी हिल्स से होता है, जो तिरुप्पुर जिला तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कुल लंबाई 217 किलोमीटर की है। इसकी सहायक में वेस्ट वरागर और ईस्ट वरागर नदियां जो है दोनों शामिल है, जो भी नीलगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसके ऊपर दो बड़े डेम का कंस्ट्रक्शन किया गया है, भवानी सागर बांध और कोडीवेरी बांध, ये दो महत्वपूर्ण यहां से निकलती है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, समझो सकते। भवानी नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, भवानी नदी किन राज्यों से होकर बहती है और भवानी नदी का उद्गम कहां से होता है, ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस यहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, क्योंकि आज यही चीज न्यूज में जहां से सवाल बन सकता है। तो आज का सवाल है, द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू विच टू मेजर इंडियन स्टेट। कावेरी नदी मुख्य रूप से किन दो राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेशन कैसा लगा ये बताना न भूलिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।